मैं डॉक्टर विनीता। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ। तो पुराने लेक्चर में मैंने पर्सनैलिटी और उसके डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात की है। आगे मैं आपसे कुछ ट्रेट अप्रोच के बारे में बात करूंगी। अभी तक डिफरेंट अप्रोच और टाइप अप्रोच के बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो अच्छा होगा कि आगे बढ़ने से पहले आप पुराने लेक्चर को जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी और आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा तो समझने में बहुत सुविधा रहेगी। तो मैं ट्रेट अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए आज मैके एंड कोस्टा द्वारा बताए गए बिग 5 के बारे में और एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा भी और अप्रोचेस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिग 5 इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन नेट में जरूर पूछे जाते हैं। और आगे भी मैं जो चीजें डिस्कस करूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आते ही है, या अल्टरनेट ईयर्स तो हर जरूर आते हैं उसमें से क्वेश्चंस। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी तो मैं उस चीज को बताती चलूंगी आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिग 5 के बारे में हम जानते हैं। ये मैक्रे एंड कोस्टा द्वारा 1985 में दिया गया बिग 5, जिसको ओशियन नाम से भी जाना जाता है, OCEAN इसके नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपका बिग 5 नाम से भी आ सकता है, ओशियन नाम से भी आ सकता है, और उसमें वो पूछ सकते हैं कि ओशियन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। तो ये पांचों जो आपका OCEAN, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बिग 5 है क्या। मैक्रे एंड कोस्टा ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए इन 5 आयामों को एक्सप्लेन किया था। उनके हिसाब से किसी भी व्यक्ति में अगर न्यूरोटिसिज्म के लक्षण होते हैं तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है अपने समाज में, अपने एनवायरनमेंट में, वो कुसमायोजित होता है, यानी कंप्लीट एडजस्टमेंट उनका नहीं होता है, उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही उनके अंदर कुछ साइकोसिस के प्रति उन्मुखता देखने में आ सकती है, यानी उस तरह के लक्षण भी उनके अंदर, थोड़ी सी भी परिस्थितियां अगर विपरीत हों तो उनके अंदर इस तरह के लक्षण भी देखने में आ सकते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के प्रति इनके अंदर चाहत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों से बहुत ज़्यादा अफेक्शन की डिमांड करते हैं और खुद भी बहुत जल्दी किसी से अफेक्शनेट हो जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण भी इन व्यक्तियों में देखे जाते हैं। तो न्यूरोटिसिज्म, एक किसी व्यक्ति को समझने के लिए न्यूरोटिसिज्म को समझना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स्ट्रावर्जन की। जिन व्यक्तियों में एक्स्ट्रावर्जन के गुण पाए जाते हैं उन व्यक्तियों में देखा गया है कि ये व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत खुश रहना पसंद करते हैं और किसी भी नई चीज़ को समझने जानने की उत्सुकता इनके अंदर बहुत अधिक होती है और बहुत एक्टिव होते हैं। यानी चूंकि इनके अंदर इंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है इनके अंदर, और ये उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस परिस्थिति को समझने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है ओपननेस यानी खुलापन। यानी जिन व्यक्ति में ओपननेस होता है वो व्यक्ति नई चीज़ों को जानने समझने की बहुत इच्छा रखते हैं और किसी भी नई चीज़ को जानने समझने के लिए बहुत व्यग्र और उत्सुक रहते हैं। यानी नई चीज़ों को जानने समझने के प्रति इनके अंदर बहुत ही एक एक्साइटमेंट, एक इंथुजियाज्म देखने में आता है। तो जिनको हम ओपन माइंडेडनेस भी कह सकते हैं कि नई चीज़ों को ये जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस, जिसको सहमति जन्यता भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें एग्रीएबलनेस पाया जाता है वो व्यक्ति दया से लेकर क्रोध तक या प्रतिरोध की सीमा तक किसी भी भावना को बहुत समझने के लिए बिल्कुल एग्री रहते हैं, बहुत तैयारी रहती है उनके अंदर कि वो हर व्यक्ति जो जैसा है उसको उस स्थिति में एक्सेप्ट करने की उनमें एक सहमति देखने में मिलती है। वो अंदर से एक्सेप्टेड रहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है वो, अगर वो दया का पात्र है तो उसको दया भी मिलनी चाहिए। यानी उनके अंदर व्यक्तित्व के दया से लेकर
लेकर के क्रोध तक का जितनी भी कंटिन्यूम होता है वो सारी चीज़ें उनके अंदर देखने में आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठता। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी कहे जा सकते हैं, जिनमें कि कर्तव्य निष्ठता यानी अपने कर्तव्य का बोध बहुत अच्छा होता है और बहुत योग्य होते हैं, समझदार होते हैं, नई परिस्थितियों को समझने, उसके साथ इंटरेक्ट करने की बहुत अच्छी क्षमता उनके अंदर देखी जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति को समझने के लिए इन पांचों आयामों का समझना, मैक्रे एंड कोस्टा द्वारा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि इन पांचों आयाम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन पांचों आयाम को नहीं समझेंगे तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता है। ये मैक्रे एंड कोस्टा ने बताया था। इन्होंने एक टेस्ट भी बनाया था जिसको नियो PIR के नाम से जाना जाता है। ये भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 5 आयाम थे और उनके 6 स्कोर्स थे। यानी जो फलांक उनको हम देते 1 2 3 4 5 6 थे और फिर उसके सभी में 8 सेंटेंसेस थे, यानी एक एक आयाम से रिलेटेड 8 वाक्य थे और उन 8 वाक्यों पर आपको 6 लेवल पर स्कोरिंग करना होगा। इस तरह के टोटल 240 स्कोर के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। यानी अगर आप नियो PIR के द्वारा किसी व्यक्ति को समझने के लिए हमें इन पांचों आयामों को समझना बहुत ज़रूरी है और इन पांचों आयाम से रिलेटेड 6 फलांक और 8 वाक्यांश होते हैं। टोटल 240 आइटम्स के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। इसी को इन्होंने ओशिन नाम दिया था। तो ये ओशिन भी याद रखिएगा और इसको एकदम समझ लीजिएगा कि ओशिन ये नेमोनिक्स है, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, एग्रीएबलनेस एंड कॉन्सेंससनेस के बेस पर इसको ओशिन नाम भी दिया गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन अप्रोच के बारे में। इंडियन अप्रोच के हिसाब से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्व यानी एक्चुअली इंडियन अप्रोच जो है वो गुणों के बेस पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। तो ये तीनों गुण हैं, सत्व, तमस एंड रजस। सत्व गुण का मतलब होता है किसी व्यक्ति में प्रकाश की प्रधानता होना। जिस व्यक्ति में प्रकाश की प्रधानता होती है, इस तरह के व्यक्ति प्रखर बुद्धि के होते हैं, बहुत नियंत्रित संवेग वाले होते हैं, इनका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है, इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, इनका विजन बहुत अच्छा है, बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जिसमें आप किसी भी बहुत ही वैज्ञानिक किस्म के लोग या बहुत साधु संत आचार्य प्रकृति के जो लोग होते हैं, बहुत मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है तमस यानी अंधकार। तो तमस गुण के से प्रभावित जो लोग होते हैं, जिनके अंदर ये तमस गुण की प्रधानता होती है, उन तरह के व्यक्तियों में अज्ञानता देखने को मिलती है और ज्ञान के प्रति अवरोध होता है। ये ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, ये हर उस जगह से अपने आप को दूर रखते हैं जो कि इनके अंदर किसी तरह के प्रकाश की वृद्धि कर सकता है। इनके अंदर समझ की कमी देखी गई है, बहुत ही डीएक्टिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है इनमें, डिल्यूज़न ट्रेट भी इनके अंदर देखा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रजस प्रवृत्ति के लोग। रजस की प्रधानता जिन व्यक्तियों में होती है, उनमें अपनी इच्छाओं को किसी भी हद से प्राप्त करने की एटीट्यूड देखा जाता है। जैसे अपराधी या व्यभिचारी किस्म के जो लोग होते हैं, उनमें अपनी इच्छाओं को, चाहे वो सामाजिक रूप से मान्य हो या ना हो, उनमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने की टेंडेंसी या अभिवृत्ति देखी जाती है। इस तरह के व्यक्ति बहुत व्याकुल किस्म के होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं और संवेगों की गिरफ्त में रहते हैं। यानी इनका जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो इनके बस में, ये संवेगों के बस में रहते हैं, संवेग इनके बस में नहीं रहते हैं। इनका जो अचीवमेंट लेवल है वो भी बहुत निम्न कैटेगरी का देखा गया है और बहुत अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी वाले ये लोग होते हैं, क्योंकि गलत रास्ते से बहुत दूर तक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो इस तरह के लक्षण भी इसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं।
चलिए अब डिफरेंट अप्रोचेस की बात हम करते हैं कि पर्सनालिटी में डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी अप्रोचेस इस पर्सनालिटी को समझने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। जिसमें सबसे पहले नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, जिनकी थ्योरी है साइको एनालिटिक, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एरिक एरिक्सन का नाम आता है, फिर एल्फर एडलर का नाम आता है, कार्ल जुंग का आता है। और ये जो चार साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अब्राहम मैस्लो की जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, नीड थ्योरी है, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन लगभग हर साल जरूर से आता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले साइको एनालिटिक अप्रोच के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि ये पूरी तरह से साइकोसेक्सुअल बेस्ड थ्योरी है। इन्होंने सेक्स को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात कही है। जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है टोपोग्राफिकल आस्पेक्ट। टोपोग्राफिकल आस्पेक्ट मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का आकारात्मक पहलू, यानी उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, जिसको आइसबर्ग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो टोपोग्राफिकल आस्पेक्ट है, उसके आधार पर 3 लेवल होते हैं: कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल वो लेवल है जो कि हम अपने, जिससे हम पूरे अवेयर रहते हैं, हम कॉन्शियस रहते हैं, हमें पता रहता है कि हम जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे सामने जो भी कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्शियस लेवल से हमें पता चलती रहती हैं। दूसरा लेवल है सब कॉन्शियस लेवल, और सब कॉन्शियस लेवल जो है वो हमारे दिमाग का वो पहलू है जिसको जब हम चाहते हैं याद करना, और तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, हम उसको याद कर लेते हैं। जैसे बहुत दिनों के बाद सपोज हम किसी से मिलते हैं, तो कभी कभी हम चेहरा या उनका नाम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो हमें उनका नाम और उनका चेहरा भी याद आ जाता है। तो ये जब हमारे मन के सब कॉन्शियस लेवल में जब कोई चीज़ें रहती हैं जो कि कॉन्शियस में हम उनके बहुत इंटरेक्शन में नहीं आते हैं, तो वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, और जब हम उनको वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस में आ जाती हैं। उन चीज़ों को हम सब कॉन्शियस कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनकॉन्शियस। ये हमारे ब्रेन का 95% हिस्सा होता है, यानी हम सिर्फ 5% ही कॉन्शियस रहते हैं, बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो अनकॉन्शियस लेवल का रहता है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि हमारी वो स्मृतियाँ, हमारी वो भावनाएं, हमारा वो डेवलपमेंट का फेज़, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित होती रहती हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस लेवल में जाकर डंप हो जाती हैं, और हम लाख कोशिश करें तो भी वो हमारे कॉन्शियस में नहीं आती हैं। वो हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे कॉन्शियस में आएँ। तो जाने अनजाने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उन इच्छाओं को, जिनको कि फ्रॉइड ने दमित इच्छाओं के नाम से डिनोट किया है, उन्होंने बताया कि वो इच्छाएं जो हमें, हमारे लिए बहुत सुखद मेमोरी नहीं होती हैं, उनको हम जानबूझकर या अनजाने में अनकॉन्शियस में भेज देते हैं, और वो वहाँ पर डंप हो जाती हैं। अजीब से सपने आते तो हम लोग सोचते हैं कि ये सपना कैसे, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं, इस तरह का सपना कैसे आया। तो ये जो सपने आते हैं जिनका कोई वास्तव में मतलब कॉन्शियस से नहीं होता है, वो अनकॉन्शियस से रिलेट होते हैं, और जैसे ही कॉन्शियस शांत होता है, डिप्रेस्ड होता है, वो अनकॉन्शियस की जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे ब्रेन में एक्टिव हो जाती हैं, और वो स्वप्न के माध्यम से या डेली एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जो कि हमको पता नहीं चल रहा है कि हम उसको जानबूझकर कर रहे हैं, अनजाने में हमारे साथ वो घटित होती हैं, वो अनकॉन्शियस है। इसी को फ्रॉइड ने आइसबर्ग थ्योरी के नाम से भी बताया है। आइसबर्ग थ्योरी इसलिए इसका नाम दिया गया है कि जिस तरह से पानी में जब हम बर्फ़ के टुकड़े को डालते हैं, तो जो बर्फ़ का मैक्सिमम भाग जो होता है वो पानी में डूबा रहता है, जो सिर्फ ऊपर का थोड़ी सी लेयर हल्की सी दिखाई देती है, सिर्फ वही जो भाग है उसी को इन्होंने कॉन्शियस बताया है। बाकी पूरा जितना भी पानी में डूबा हुआ जो क्यूब का हिस्सा होता है, उसको इन्होंने अनकॉन्शियस बताया है, यानी वो सब चीज़ें
बिल्कुल शांत पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायनेमिक एस्पेक्ट के बारे में। डायनेमिक एस्पेक्ट में तीन चीज़ें आती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इट जो है वो मुख्य रूप से जिसको आप बचपन से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, जो कि सिर्फ इच्छा पूर्ति से रिलेटेड होता है, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। इड जो होता है वो एक बच्चे के समान होता है, उसे जो चीज़ चाहिए होती है उसे चाहिए होती है, चाहे वो समाज उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इड का वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इड कभी भी बदलता नहीं है, जीवन पर्यंत इड वैसा ही रहता है। नेक्स्ट इन्होंने डायनेमिक एस्पेक्ट में बताया है ईगो। ईगो जो कि आमतौर पे 5 साल की उम्र में इसका विकास होता है और ये पूरी तरह से वास्तविकता से कोरिलेटेड होता है, यानी वास्तव में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ें कंप्लीटली ईगो के द्वारा ही समझी और जानी जाती हैं और निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे मन का वो हिस्सा होता है जो कि हमें नैतिक आधार पर हमें सही और गलत की बात बताता है, यानी किसी भी परिस्थिति में उस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो नैतिक एस्पेक्ट बताता है, क्या सही है या क्या गलत है, ये ईगो बताता है। लेकिन सुपर ईगो हमें बताता है कि इस परिस्थिति में क्या नैतिक रूप से उचित है। तो इन दोनों इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम ईगो का होता है, इसीलिए हमने स्लाइड में इस तरह से लगा दिया है कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ईगो करता है। और ईगो ही एक सामान्य वयस्क प्राणी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो कंप्लीटली ईगो से ही निर्धारित होता है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति का व्यवहार इड से निर्धारित होने लगे तो उसके अंदर फिर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज देखने में आ सकती हैं, या सुपर ईगो से कम्प्लीटली निर्धारित होने लगे, उस स्थिति में भी किसी भी व्यक्ति में कुछ असामान्यताएं देखने में आ सकती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ईगो होता है, लेकिन इन तीनों का जो सामंजस्य होता है वही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऑर्गेनाइज्ड रखता है। अगर इन तीनों में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में असामान्यता डेवलप हो सकती है। ईगो ही विभिन्न मैकेनिज्म को अपनाकर अवांछित व चिंता उत्पन्न करने वाले तत्वों को चेतन में आने से रोकता है, और इसे फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया है। यानी बहुत सी ऐसी हमारी इच्छाएं, चिंताएं जो कि जिसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे कॉन्शियस में आए, तो उनको ईगो जो है वो मैनेज करता है। और अगर वो मैनेज नहीं कर पाता है तो व्यक्ति में फिर कुछ तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ देखने में आती हैं। लेकिन वो जो मैनेज करने का काम होता है, मैकेनिज्म होता है, उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। और इस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल में और आगे बातचीत आपसे करेंगे। और जहाँ तक सुपर ईगो की बात है, सुपर ईगो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक नैतिक कमांडर के रूप में काम करता है, और इसके दो मुख्य एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको कि कॉन्साइंस और ईगो आइडियल नाम से जाना जाता है। कॉन्साइंस मतलब कि जब माता पिता किसी बच्चे को दंड देते हैं तो फिर उसके अंदर ये एक अंतःकरण से एक उसका अंतःकरण डेवलप होता है, कॉन्साइंस डेवलप होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी वो गलत चीज़ों को छोड़ने लगता है। और जब उसको पुरस्कार मिलता है माता पिता से तो उसके अंदर ईगो आइडियल डेवलप हो जाता है, यानी उसके व्यक्तित्व का एक आइडियल निर्माण शुरू हो जाता है और उन चीज़ों को वो बार बार करने की इच्छा व्यक्त करता है, और उसको उसे वो समझने लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि मेरे व्यक्तित्व के लिए या मेरे लिए अच्छी हैं, और धीरे धीरे वो पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं, उसका व्यक्तित्व जो है पॉजिटिवली डेवलप करने लगता है। अब हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट्स की। तो
फ्रॉइड ने दो तरह के इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया है, जिक्र किया है। पहला है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट्स। तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जन्म के प्रति उसको प्रेरित करता है। यानी इस लाइफ इंस्टिंक्ट से की प्रधानता जिस व्यक्ति में होती है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में, अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित रहता है। लेकिन जो डेथ इंस्टिंक्ट है, इसकी प्रधानता वाले व्यक्ति हमेशा गलत कामों में ही अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसा हुआ है। अगर उसके अंदर डेथ लाइफ इंस्टिंक्ट की प्रधानता है तो पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, और अगर डेथ इंस्टिंक्ट की प्रधानता है तो वो व्यक्ति गलत तरीके के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करता चला जाएगा। तो लाइफ इंस्टिंक्ट को फ्रॉइड ने इरोस नाम दिया है और डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटोस का नाम दिया है। ये भी नेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इंस्टिंक्ट में 4 चीज़ें आती हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ इंस्टिंक्ट्स फ्रॉइड के हिसाब से क्या हैं, और कभी कभी इन चारों का नाम देकर के ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने बताया, या इन चारों में 5वां कुछ ऐड करके और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है सोर्स, जिसको हिंदी में स्रोत कहते हैं। दूसरा है एम यानी उद्देश्य, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और इम्पेटस यानी बल। तो सोर्स मतलब कि किसी व्यक्ति में वो कौन सा स्रोत है, वो कौन सा सोर्स है जो उसको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है, खाना खाना है उसको, तो वो सोर्स क्या है जिससे कि उसको भूख लगी, यानी उसके अंदर अपने अंदर उसने एनर्जी की कमी महसूस की तो उसको भूख लगी। नेक्स्ट है एम, उद्देश्य क्या है। तो अब उद्देश्य क्या है कि ये भूख मेरी शांत हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, यानी शांत कैसे होगी, तो उसके लिए क्या वस्तु चाहिए, किस चीज़ से कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई भी चीज़। तो यहाँ पे जब हम भूख की बात करें तो भूख के लिए हमको भोजन चाहिए, या जो भी मनपसंद हम जो भी चीज़ चाहते हो उस समय, तो हमें भोजन चाहिए अपनी भूख को शांत करने के लिए। और वो जो भूख है वही एक इम्पेटस के रूप में, फोर्स के रूप में हमें मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए। यानी जब हमको भूख लगेगी, भूख को शांत करने के लिए हम खाने के बारे में सोचेंगे, और खाना खाने के बाद जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन होगा वही हमें दोबारा से अपनी भूख के यानी इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये किसी भी इंस्टिंक्ट को फॉलो करने के लिए ये चारों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सोर्स, एम, ऑब्जेक्ट एंड इम्पेटस। तो इन चारों के बारे में भी आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रॉइड ने ये, चूँकि उनका पूरा जो अप्रोच है पर्सनालिटी को समझने का वो सेक्स पर रिलेटेड है, साइकोसेक्सुअल है, तो उन्होंने इसको बताया कि कोई भी बच्चा जब से जन्म लेता है उसी समय से उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, और वो जितना ही पॉजिटिवली डेवलप होती हैं, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो एक वयस्क व्यक्ति के रूप में अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं भी किसी तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स में, तो फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ असामान्यताएं देखने में आ सकती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्टेज बताई है ओरल स्टेज, जो कि 0 से 1 ईयर तक की स्टेज होती है, जिसमें जो किसी व्यक्ति का सेक्सुअल जो नीड होती है वो कामुक क्षेत्र जिसको कहते हैं वो मुख होता है। यानी छोटा बच्चा माँ का दूध पीकर या मुख के द्वारा ही वो सेक्स की सेटिस्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है एनल स्टेज, जो कि 2 से 3 साल की उम्र तक होता है, और इसमें जो बच्चा होता है जो उसका जो सेक्सुअल नीड होती है उसका सेटिस्फेक्शन एनस या गुदा द्वारा होता है। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज, जो कि 4 से 5 साल की उम्र में देखा जाता है, और इस उम्र में जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है वो जेनाइटल होता है, और इसी स्टेज में
बॉयज़ में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने में आता है। यानी बॉयज़ में अपनी माँ के प्रति प्रेम और गर्ल्स में अपने पिता के प्रति प्रेम जैसी इंस्टिंक्ट्स देखने में आई हैं, जिनको ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक रहता है। और ये वो स्टेज है जबकि बच्चे की कामुक प्रवृत्तियां पूरी तरह से शांत होती हैं और यहाँ पर सब्लिमेशन देखने को मिलता है। सब्लिमेशन का मतलब है कि जो उसकी सेक्सुअल नीड होती है वो दूसरी चीज़ों पे रिप्लेस हो जाती है, जैसे चित्रकारी हो सकता है, खेल कूद हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें सेक्सुअल नीड की कमी देखी जाती है और इसकी पूर्ति दूसरी एक्टिविटीज़ के द्वारा देखने में आती है। नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज, जो कि 13 साल से लेकर के उम्र तक रहता है और 13 साल से 19 साल तक किशोरावस्था होती है, जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी देखने में आती है और 19 साल से आगे की उम्र में हेट्रोसेक्सुअलिटी देखने में आती है। यानी आमतौर पे टीन एज के जो बच्चे होते हैं वो गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब फ्रॉइड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद, इनकी थ्योरी को इतना कुछ समझने के बाद, चलिए अब हम देखते हैं कि इनके बारे में अन्य मनोवैज्ञानिकों की क्या राय थी, क्या क्या क्रिटिसिज्म है साइको एनालिसिस के। सबसे पहला है ओवर एम्फेसाइज्ड द अनकॉन्शियस माइंड, सेक्स, अग्रेशन एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को, सेक्स को, अग्रेशन को और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। उसी के स्टडी के आधार पर ये पूरी पर्सनैलिटी को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझते हैं। दूसरा है कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड आर डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड क्वांटिफाई। चूँकि इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया, जैसे अनकॉन्शियस माइंड की बात है, सेक्स की बात है कि छोटे बच्चों में सेक्स देखा जाता है, और अग्रेशन है या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मेज़र करना या क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे आप अनकॉन्शियस माइंड को मेज़र करना, इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। चाइल्डहुड सेक्स को एक्सप्लेन करना या इसको मेज़र करना, क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस पर भी criticism हुआ है इनका। मोस्ट ऑफ द आइडियाज वर बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रेदर देन साइंटिफिक रिसर्च। जो इनका जो मेजर आइडिया है वो ज़्यादातर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है या केस स्टडी पर बेस्ड है, साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं है। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म है, इसके आधार पर इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया है। इस अप्रोच की कुछ स्ट्रेंथ भी हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिस पर भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला है साइकोडायनेमिक थिंकिंग कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यानी जो इन्होंने डायनेमिकल डेवलपमेंट की बात की है कि व्यक्ति जिस तरह से उसका बॉर्न एंड बॉटअप होता चला जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को समझने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है। Psychodynamic thinkers are still influenced today, including Erickson's psychosocial stages and Freud's psychosexual stage theory। जो साइकोडायनेमिक थिंकर्स हैं वो आज भी एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेज थ्योरी और फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। This theory opened up a new view on mental illness, suggesting that talking about problems with a professional could help relieve symptoms of psychological distress। जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसके बेस्ड पे जो साइको एनालिटिक थेरेपी है, जो कि कम्प्लीटली टॉक थेरेपी है, तो प्रोफेशनल्स के द्वारा अगर साइको एनालिसिस बेस्ड पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उसकी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को आता है। क्योंकि जब उसके बैकग्राउंड, उसके बचपन, उसके बॉर्न एंड बॉटअप के बारे में पूरी स्टडी की जाती है तो उससे उसको समझने में, उसकी प्रॉब्लम को समझने में बहुत मदद मिलती है और उस हिसाब से उसका जो थेरेपी होती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है और इससे साइकोलॉजिस्ट को भी फ़ायदा
फ़ायदा होता है और जो क्लाइंट होता है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो साइको एनालिटिक थेरेपी या साइको एनालिटिक थ्योरी का साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने साइको एनालिटिक अप्रोच, बिग फाइव, इस सब के बारे में पढ़ा और पूरा डिटेल में समझा, जाना। तो आगे हम और एरिक्सन थ्योरी, एडलर की थ्योरी, उसके बारे में भी जानेंगे, समझेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोई भी जो थ्योरी पोर्शन है, थेरेपी पोर्शन है, वो बिना पर्सनैलिटी को समझे उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले हम लोग पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर थेरेपी पोर्शन पर हम शिफ्ट करेंगे और उसको आपको डिटेल में समझाएंगे। तो अभी इस पर कंसंट्रेट कीजिए और बहुत जल्दी हम थेरेपी पोर्शन पर भी आपको लेक्चर देंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी विशेष टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।